बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस और मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता एपिसोड में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को डिस्कस किया था और उसका एक मुख्तसर तारुफ और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने आपके सामने रखा था। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम सेक्शन वाइज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मौज़ूआत बनते हैं उनको हम सेक्शन वाइज टच करें और उनको समझने की कोशिश करें। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन, ये कैसे बनता है, इसके बुनियाद में जो एग्रीमेंट जो रोल प्ले करता है उसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है, इस पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन कैसे किया गया है। एक जनरल डेफिनेशन जो हम सुनते भी हैं और पढ़ते भी आते हैं कि एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जिसे लॉ इन्फोर्स करता है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसको हम सेक्शन 2H की रोशनी में भी देखेंगे। सेक्शन 2H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि वो कौन सी वर्डिंग है, किन अल्फाज में इसको डिफ़ाइन किया गया है, और फिर एग्रीमेंट को कैसे अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे डिफ़ाइन किया गया है, फिर प्रॉमिस को कैसे डिफ़ाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज B में, और इसी तरह इन्फोर्सिबिलिटी से क्या मुराद है और इन्फोर्सिबिलिटी के लिहाज से एग्रीमेंट कितने टाइप्स का होता है। इससे पहले कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन की रोशनी में देखने की कोशिश करें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं वो इसको किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलेक इसके बारे में क्या कहता है। वो इसको डिफ़ाइन करते हुए कहता है कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो मामला, हर वो अहद और हर वो एग्रीमेंट और हर वो प्रॉमिस जो इन्फोर्सेबल एट लॉ है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसी तरह सालमंड इसको डिफ़ाइन करते हुए कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़। मुआहदा असल में वो एग्रीमेंट है, वो मामला है, वो मैटर है जो दो पार्टीज़ के दरमियान तय किया जाता है और जो क्रिएट करता है उन ऑब्लिगेशंस को जो इस मुआहदे के रिज़ल्ट की सूरत में दोनों पार्टीज़ पे आयद होती हैं। वो ऑब्लिगेशंस, वो कानूनी ज़िम्मेदारियाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वो राइट्स और वो ड्यूटीज़ जो दो पार्टीज़ के दरमियान जब वो मुआहदा तय करती हैं तो उस मुआहदे के मुताबिक कानून दोनों पार्टीज़ को जिन ऑब्लिगेशंस पे, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, जिन राइट्स और ड्यूटीज़ पे पाबंद करता है, उसको, उस एग्रीमेंट को हम अपनी कानून की ज़ुबान में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सालमंड की डेफिनेशन की रोशनी में एक ऐसा एग्रीमेंट है जो क्रिएट करता है ऑब्लिगेशंस को, डिफ़ाइन करता है ऑब्लिगेशंस को बिटवीन द पार्टीज़ ऑफ द कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब दो पार्टीज़ आपस में कोई प्रॉमिस करती हैं, आपस में कोई मुआहदा करती हैं, कोई एग्रीमेंट करती हैं, तो जाहिर है दोनों पार्टीज़ के कंधों पे कोई ना कोई ज़िम्मेदारियाँ, कोई ना कोई राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों पे डल जाते हैं कानून की रोशनी में। तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन राइट्स को, इन ड्यूटीज़ को, इन ऑब्लिगेशंस को डिफ़ाइन करता है, जो क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशंस हमारे सामने रखता है, उस एग्रीमेंट को जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसी तरह सर विलियम एंसन कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और वो दो पार्टीज़ के दरमियान हुआ है, दो अफराद के दरमियान या इससे ज़्यादा अशख़ास के दरमियान हुआ है, बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट्स और फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर और अदर्स। विलियम एंसन्स कहता है कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा
अशख़ास के दरमियान या पार्टीज़ के दरमियान किया जाता है और इसके ज़रिए उनके राइट्स को वो वाज़े करता है, उनके हुकूक और फ़राइज़ की वजाहत करता है, चाहे वो हुकूक और फ़राइज़ किसी काम के करने से मुतल्लिक़ आयद होते हों पार्टीज़ पर या किसी काम के न करने के मुतल्लिक़ आयद होते हों। ज़ाहिर है जब भी दो पार्टीज़ आपस में मुआहदा करती हैं तो उनके दरमियान या किसी काम के करने पे दोनों पार्टीज़ रज़ामंद होती हैं या किसी काम के न करने पे रज़ामंद होती हैं या किसी काम की करने की इजाज़त दी जाती है उसमें या किसी काम के करने से मना किया जाता है। तो दोनों सूरतों में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं उन पे जो मुश्तमिल एग्रीमेंट होता है, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अब इन ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस के बाद जो उन्होंने अपनी रिसर्च की रोशनी में कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करने की कोशिश की, उसके बाद हम उस रेलेवेंट लॉ पे आते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ रहे हैं। उसकी सेक्शन 2 सब क्लॉज एच जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह डिफ़ाइन करता है। उसकी वर्डिंग जो है वो हमारे सामने कानून इस तरह रखता है, जो सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में दी गई है। वो कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा मामला, एक ऐसा मुआहदा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी एक सिंपल डेफिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की गई है वो ये की गई है कि एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जो कानून जिसे नाफिज करता है, कानून जिसकी तौसीक करता है, कानून जिसे रिकग्नाइज करता है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। उसे जब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ या इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ हासिल हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी वो एग्रीमेंट जिसे कानून नाफिज करता है, जिसे कानून अथेंटिक मानता है, जिसकी कानून रिकग्निशन करता है, जिसे कानून जिसकी तौसीक करता है और कानून जिसे रिकमेंड करता है, कानून जिसे कबूल करता है, हर ऐसे एग्रीमेंट को कानून फिर इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ के बाद कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता है। लिहाजा ये सेक्शन कहती है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस डेफिनेशन पे हम जब गौर करते हैं तो हमारे सामने दो पॉइंट्स आते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में बयान की गई है, इसमें दो इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो है वो दो पॉइंट्स पे, दो बुनियादों पर मुश्तमिल है, या दो एसेंशियल्स इसकी डेफिनेशन में मौजूद हैं, या दो रिक्वायरमेंट्स इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने रखती है। फर्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट एंड सेकेंड वन इज़ इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक तो सबसे पहले ये ज़रूरी होना चाहिए कि वहाँ पे एग्रीमेंट मौजूद हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद एग्रीमेंट पे रखी जाती है। सबसे पहली चीज़ इसमें ये लाजमी है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट का उनसर पाया जाता हो। सेकंड जो चीज़ इसमें लाजमी है वो है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, कि इसको लॉ इन्फोर्सेबल करार देता हो, लॉ इसकी इन्फोर्समेंट करता हो और लॉ ये कहता हो कि ये नाफिज़ुल अमल है, ये काबिल पाबंदी है और ये अथेंटिक एग्रीमेंट है। लिहाजा एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मिलके जिस मुआहदे को अमली शक्ल देते हैं, जिस मुआहदे का वजूद हमारे सामने लाते हैं, उसे कानून की ज़ुबान में कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया है। अब जिस तरह हमने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की एग्रीमेंट को कानून किस तरह डिफ़ाइन करता है, उसके लिए सेक्शन 2 सब क्लॉज ई ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमारे सामने मौजूद है। सेक्शन 2E कहती है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर वो अहद, हर वो कौल, हर वो करार, हर वो वादा, हर वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। हर वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, वो वादे या वो एक वादा या एक अहद
जो पार्टीज के दरमियान किया जाता है, हर वो प्रॉमिस जो कंसिडरेशन क्रिएट करता है। कंसिडरेशन कानून की ज़ुबान में बदल को कहा जाता है, उस गिव एंड टेक को कहा जाता है जो आप प्राइस की सूरत में, कीमत की सूरत में किसी चीज़ के लिए आप दूसरी पार्टी को पाबंद बनाते हैं। यानी कंसिडरेशन जो है वो एग्रीमेंट के बाद, कॉन्ट्रैक्ट के बाद रिज़ल्ट के तौर पे हमारे सामने इस तरह आता है, जिसको हम एक मिसाल की सूरत में समझ सकते हैं कि अगर एक शख्स अपनी कार किसी शख्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए ऑफ़र करता है, प्रपोज़ल देता है कि मैं अपनी कार 25 लाख के एवज़ सेल करना चाहता हूँ, क्या आप ये कार ख़रीदना चाहते हैं? तो ये जो शख्स प्रपोज़ल दे रहा है, जो प्रॉमिस करने जा रहा है, ये शख्स जिसे हम प्रॉमिसर कहते हैं कानून की ज़ुबान में, और जिसके साथ ये प्रॉमिस करने जा रहा है उसको कानून की ज़ुबान में प्रॉमिसी कहा जाता है। और ये जो प्रपोज़ल कह रहा है, उसे दे रहा है, पेशकश कर रहा है, इसे कानून की ज़ुबान में प्रपोज़ल कहा जाता है। और जब ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाती है, इसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो हम इसे प्रॉमिस का नाम देते हैं। तो ये जो प्रपोज़ल के तौर पे अपनी कार पेश कर रहा है सेल के ज़रिए, इसकी तरफ से ये कार कंसिडरेशन है उस दूसरी पार्टी के लिए, उस दूसरे फरीक के लिए, उस दूसरे शख्स के लिए जो इसे ख़रीदेगा। और दूसरे शख्स की तरफ से वो जो 5 लाख रुपए होगा, जो इसकी कीमत अदा करेगा, इसकी प्राइस अदा करेगा, वो उस शख्स की तरफ से इस प्रॉमिसर के लिए कंसिडरेशन होगा। यानी हमारे सामने ये बात खुल के ये वाज़े हो जाती है कि कंसिडरेशन असल में वो गिव एंड टेक है, वो बदल है जो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में या एग्रीमेंट की सूरत में दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को अदा करती हैं। और ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक वैलिड एग्रीमेंट के लिए एक एसेंशियल माना जाता है कानून की नज़र में कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बगैर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। लिहाजा इधर से एक बंदा कार पेश कर रहा है तो ये कार उस दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, और दूसरी तरफ से वो जो उसकी प्राइस देगा, वो जो उसकी कीमत अदा करेगा, वो इस शख्स के लिए कंसिडरेशन होगी। तो सेक्शन 2E जो है वो हमारे सामने एग्रीमेंट को इस तरह डिफाइन करता है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ऐसा प्रॉमिस जो दोनों फ्री कैन के लिए, दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों अशखास के लिए, दोनों अफराद के लिए जो मुआहदा कर रहे हैं आपस में, जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, वो ऐसा प्रॉमिस जो उन दोनों के लिए कंसिडरेशन क्रिएट करेगा, दोनों के लिए कंसिडरेशन की फॉर्मेशन करेगा, इज़ एन एग्रीमेंट, उसे एग्रीमेंट का नाम दिया गया है। अब सेक्शन 2B की तरफ हम जाते हैं। इसकी सेक्शन 2 सब क्लॉज B डिफाइन करती है प्रॉमिस को। जिस तरह हमने कहा कि एग्रीमेंट बेसिकली एक प्रॉमिस है या सेट ऑफ प्रॉमिस है, ऐसा प्रॉमिस या ऐसा सेट ऑफ प्रॉमिस जो कंसिडरेशन क्रिएट करता है बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं कि प्रॉमिस को कानून किस तरह डिफाइन करता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज B कहती है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto। इस सेक्शन के मुताबिक जब एक शख्स, एक फरीक, एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही है, जब वो प्रपोजल देती है दूसरे शख्स को, जब वो पेशकश करती है, जब वो ऑफ़र करती है, प्रपोजल की जगह आप ऑफ़र का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जब वो प्रपोजल देती है, पेशकश करती है, या किसी शख्स को ऑफ़र करती है किसी काम के करने या न करने की, तो उसकी जब उसकी नीयत जान लेती है, उसकी मर्ज़ी हासिल कर लेती है जिस शख्स को वो प्रपोज़ल दे रही होती है, मीनिंग देयर बाय, या इन अदर वर्ड्स हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स को प्रपोज़ल देता है, ऑफ़र करता है, और उस ऑफ़र पे वो दूसरा शख्स अपनी मर्ज़ी, अपनी नीयत का इजहार कर देता है, तो हम कहते हैं द प्रपोज़ल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो कहा जाता है कि अब उसने अपनी मर्ज़ी हमें दे दी है, अपनी कॉन्सेंट दे दी है, हमारी प्रपोज़ल को तस्लीम कर लिया है, हमारी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। और जब ये प्रपोज़ल, ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो कानून कहता है कि ये कहा जाएगा कि द प्रपोज़ल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड, कि प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ऑफ़र की एक्सेप्टेंस दे दी गई है।
अ प्रपोजल, जब ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब ये कबूल कर लिया जाता है, जब ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है दूसरे शख्स की तरफ से, दूसरे फ्रीक की जानिब से, तो बिकम्स अ प्रॉमिस। तो ये जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल की, ये जो उस ऑफ़र की एक्सेप्टेंस है उस, और ये जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ये बेसिकली ये एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल जो है, ये बेसिकली इन द आई ऑफ लॉ इट इज़ कॉल्ड प्रॉमिस। ये प्रॉमिस बन गई है, ये एक वादा बन गया है, ये एक अहद बन गया है। अ प्रॉमिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल टू द अदर पार्टी एंड दैट अदर पार्टी गिव्स कंसेंट। कहता है कि प्रॉमिस जो है इस तरह वजूद में आता है कि जब एक पार्टी कोई ऑफ़र करती है, कोई प्रपोजल देती है और वो प्रपोजल कबूल कर ली जाती है, तो हम कहते हैं कि उसने अपनी मर्ज़ी दे दी है, अपनी कॉन्सेंट दे दी है। लिहाजा जब कॉन्सेंट आ जाती है, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये प्रॉमिस बन जाता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इज़ अ प्रॉमिस एंड अ प्रॉमिस इज़ एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। इसके मुताबिक ये कानून कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट बेसिकली एक प्रॉमिस होता है और प्रॉमिस बेसिकली एक एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है, एक एक्सेप्टेड ऑफ़र होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट की इमारत तामीर करने हम जाते हैं, तो सबसे पहले इसकी बुनियादें जिस तरह हम उस्तवार करना शुरू करते हैं, तो इसकी बुनियादों में सबसे पहले जो पत्थर लगाने पड़ते हैं, जो ईंटें लगानी पड़ती हैं ताकि इसकी दीवार उठाई जा सके और फिर उस पे छत डाली जा सके और फिर एक ऐसी इमारत तामीर की जा सके जिसे कानून मुआहदे की शक्ल देता है, मुआहदे का नाम देता है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम देता है। तो उसमें सबसे पहले आप ऑफ़र करते हैं या प्रपोज़ल पेश करते हैं। वो ऑफ़र या प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट होती है तो हम कहते हैं कि हमारी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हो चुकी है, हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया जा चुका है। और जब प्रपोज़ल और ऑफ़र एक्सेप्ट कर दी जाती है तो ये प्रॉमिस वजूद में आता है, ये एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन जाती है। इस तस्लीम किए गए ऑफ़र को और प्रपोज़ल को कानून प्रॉमिस का नाम देता है। और जब ये प्रॉमिस कंसिडरेशन क्रिएट करता है, दोनों पार्टीज़ के लिए बदल का वजूद अमल में लाता है। कोई उस पार्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दोनों पार्टीज़ जब गिव एंड टेक करती हैं, तो जो गिव एंड टेक होता है, वो जो बदल होता है, वो जो प्राइस होती है, वो जो मुआवजा होता है, वो कंसिडरेशन कहलाता है। तो जब प्रॉमिस कंसिडरेशन क्रिएट करता है तो हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट बन गया। और जब वो एग्रीमेंट आप कानून की अदालत में पेश करते हैं, कानून के सामने पेश करते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करते हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ ये रिकग्नाइज कर देती है, ये एथेंटिसिटी दे देती है। और जब कानून ये कहता है या कानून की अदालत ये करार देती है कि ये जो एग्रीमेंट आपने प्रॉमिस की बुनियाद पे बनाया, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इसे इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ हासिल है, तो जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो उसे कानून एक नया नाम देता है, एक नई टर्म से उसे याद किया जाता है, एक नया नाम उसे दिया जाता है और वो नाम है कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये एग्रीमेंट फिर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसके बाद हम एक इस्तिलाह जो इसके दौरान हम पढ़ते रहे और इस्तेमाल भी करते रहे अपनी बातचीत में और गुफ्तगू में, वो था इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ। ये इन्फोर्सिबिलिटी इन रियल सेंस होती क्या है, कानून इसे किस ज़ुबान में एक्सप्लेन करता है, कैसे इंटरप्रेट करता है, और उसके लिए कानून हमारे सामने इसकी क्या डेफिनेशन पेश करता है। एन एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ़ इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। इन्फोर्सिबिलिटी को डिफाइन करते हुए कानून ये कहता है कि हम जब कहते हैं कि एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो उसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ अ रिकग्निशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कि उसे कोर्ट ऑफ लॉ रिकग्नाइज करता है, कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से रिकग्निशन उसे मिल चुकी है। जब हम कहते हैं कि एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है या उसमें इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ मौजूद है, तो इसका मतलब पहला ये होता है कि उसे कोर्ट ऑफ लॉ रिकग्नाइज कर रही है, दैट इज रिकग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इन अदर सेंस,
दूसरा जो पहलू इसमें पाया जाता है एनफोर्सेबिलिटी में, वो ये है कि द एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो इसका मतलब ये होता है कि पहली बात ये कि इसे लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ रिकग्नाइज करती है, इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और दूसरा पहलू इसमें यह है, दूसरी बात यह है कि ये ऐसा एग्रीमेंट होता है जो दोनों पार्टीज के लिए लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल रिलेशंस, लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज क्रिएट कर देता है। अगर ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता, दोनों पार्टीज को ये एग्रीमेंट कानूनी तौर पर पाबंद नहीं करता, दोनों पार्टीज को ये एग्रीमेंट कानूनी तौर पर जिम्मेदारी इन पर आयद नहीं करता, दोनों पार्टीज को जिम्मेदार करार नहीं देता, और ये एग्रीमेंट अगर दोनों पार्टीज को कानूनी तौर पर उस अमल, उस मुआहदे पर, उस अहद पर, उस प्रॉमिस पर, उस कॉन्ट्रैक्ट पर अमल करने का कानूनी तौर पर पाबंद नहीं बना देता, ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। लिहाजा एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो एग्रीमेंट होता है जिसे कोर्ट रिकग्नाइज करती है, एथेंटिसिटी देती है, और जो पार्टीज़ के दरमियान लीगल रिलेशन क्रिएट करता है, कानूनी ताल्लुकात पैदा करता है, कानूनी ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, कानूनी तौर पे उन्हें परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए पाबंद बना देता है, मुआहदे पर अमल करने के लिए बाउंड कर देता है। ये जो मुआहदे पर अमल करने के लिए लीगल ऑब्लिगेटरी वो दोनों पार्टीज़ पाबंद हो जाती हैं लीगल ऑब्लिगेशंस के हवाले से, और रिकग्निशन ऑफ द कोर्ट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ के हवाले से, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का उनसर या स्पिरिट पाया जाता है। अब एक बात ये भी जहन में रहनी चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जहन में, कि ये इन्फोर्सेबिलिटी के लिहाज से एग्रीमेंट कितनी किस्म का होता है या कितने टाइप का होता है। तो कानून पे जब हम गौर करते हैं तो कानून इन्फोर्सेबिलिटी के लिहाज से, अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सेबिलिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। दो किस्म के एग्रीमेंट हमारे सामने रखता है। एक एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, और दूसरा एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ या बाइंडिंग बाय लॉ नहीं है। एक एग्रीमेंट को हम सोशल एग्रीमेंट का नाम देते हैं और दूसरे एग्रीमेंट को हम लीगल एग्रीमेंट का नाम देते हैं। जहां तक सोशल एग्रीमेंट का ताल्लुक है इन्फोर्सेबिलिटी के लिहाज से, दैट एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसके बारे में लॉ क्लियर कट कहता है कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज दे डोंट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इन सोशल एग्रीमेंट द पार्टीज डोंट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। सोशल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसका ताल्लुक मुआशरती अक़दार से होता है, मुआशरती अखलाकियात से होता है, मुआशरती ज़िम्मेदारियों से होता है। ये एग्रीमेंट आपको कानून की अदालत में जवाबदेह नहीं बनाता। ये एग्रीमेंट आपको कानूनी तौर पर मुआहदे पर अमल करने के लिए पाबंद नहीं बनाता। इसलिए नहीं बनाता कि ये लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता, ये कानूनी ताल्लुकात दो फ़रीक़ैन के दरमियान पैदा नहीं करता, ये लीगल ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज़ के लिए क्रिएट नहीं करता, ये कानूनी तौर पर दोनों पार्टीज़ को पाबंद नहीं बनाता कि आपने ये जो सोशल एग्रीमेंट किया है ये इस पर अमल करने के आप कानूनन पाबंद हैं, और अगर आपने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया तो आपको कानून की अदालत आपको कोई फ़ाइन करेगी या आपको कोई सज़ा देगी। इसको एक मिसाल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक बंदा किसी दूसरे बंदे को इनवाइट करता है कि आपने मेरे घर आज रात डिनर पे आना है, तो ये जो डिनर का इनविटेशन वो उसे दे रहा है, ये ज़ाहिर है वो उसे ऑफ़र कर रहा है, उसे पेशकश कर रहा है कि मैं आपको डिनर पे बुलाना चाहता हूँ, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, मैं आपको प्रपोज़ल दे रहा हूँ कि आप मेरे घर रात डिनर पे आएंगे। दूसरा बंदा जो है, वो जो दूसरा फ़रीक है, वो इस पे अपनी फ्री कॉन्सेंट दे देता है और वो कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, मैं आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता हूँ। अगर हम देखें तो ये ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो गई, जब ये प्रपोज़ल तस्लीम कर लिया गया, इसे कबूल कर लिया गया, तो ये एक
प्रॉमिस बन गया था। और प्रॉमिस ने एक जब कंसिडरेशन इनके दरमियान क्रिएट कर दिया कि इसने उसे डिनर देना है और वो डिनर खाने के लिए इसके घर आएगा। अब ये दोनों का एक्सेप्टेंस जो था, जब इसकी ऑफ़र इनविटेशन कबूल कर ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई, तो ये एक एग्रीमेंट बन गया था। लेकिन क्या कोर्ट ऑफ लॉ इसे रिकग्नाइज़ करेगी? क्या जब दूसरा बंदा अपनी कॉन्सेंट देने के बाद, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद, क्या कानूनी तौर पर वो पाबंद बनाया जा सकता है कि उसने अब लाजमी डिनर पे जाना है? और अगर वो डिनर पे नहीं जाता, इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर देता है, तो कोई अदालत उसे सज़ा नहीं देगी, क्योंकि वो कानूनन पाबंद नहीं था। एक अखलाकी ज़िम्मेदारी ज़रूर उस पर आयद होती थी, एक मुआशरती कदर उस को ज़रूर पाबंद करती थी, लेकिन उसके लिए किसी किस्म की कोई सज़ा इसमें नहीं रखी गई, क्योंकि यहाँ पे वो कानूनी तौर पे डिनर पे जाने का पाबंद नहीं था। लिहाजा सोशल एग्रीमेंट जो होता है वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, इसलिए ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। दूसरी जो टाइप मैंने आपके सामने एग्रीमेंट की रखी वो है लीगल एग्रीमेंट। ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है कि लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। ये ऐसे मुआहदे से मुतल्लिक होते हैं, ऐसे प्रॉमिस से मुतल्लिक होते हैं जो दो फ्रीकैन को कानूनी तौर पर पाबंद करता है कि आपने जो मुआहदा किया है इस पे आप परफॉर्मेंस देंगे, इसको आप लीगली परफॉर्म करेंगे। यू बोथ ऑफ द पार्टीज़ आर बाउंड टू डू दैट, कि जो आपने अपने मुआहदे में तय किया है। लिहाजा लीगल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है और इसकी खिलाफ वर्जी पर अदालत जो है वो आपको कानूनी तौर पे पाबंद बना सकती है कि आप इसको परफॉर्म करें। तो आज के लिए हमने जो टॉपिक डिस्कस किए वो ये थे कि ज्यूरिस्ट की रिसर्च की रोशनी में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफ़ाइन किया, उनकी डेफिनेशंस देखी, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमने अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज H उसकी डेफिनेशन देखी, फिर एग्रीमेंट को हमने देखा कि अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या डेफिनेशन बनती है, फिर प्रॉमिस किसे कहते हैं, इसे हमने अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज B देखा, फिर इसी तरह इन्फोर्सिबिलिटी से क्या मुराद है, इन्फोर्सिबिलिटी का, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इसके मुताबिक जो दो काइंड्स या दो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक लीगल एग्रीमेंट, इनसे क्या मुराद है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।